जयचंद्र महाराज विजयचंद्र के पुत्र थे। ये कन्नौज के राजा थे। जयचंद का राज्याभिषेक विक्रम संवत 1226 आषाढ़ शुक्ल को हुआ था। राजा जयचंद पराक्रमी शासक था। उसकी विशाल सैन्य वाहिनी सदैव विचरण करती रहती थी, इसलिए उसे दत्तपनगुट भी कहा जाता है। काशीराज जयचंद विजेता था और गंगा यमुना दोआब तो उसका विशेष रूप से अधिकृत प्रदेश था। युद्ध प्रिय होने के कारण इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति ऐसी बढ़ाई कि वह अद्वितीय हो गई, जिससे जयचंद को दत्तपनगुट की उपाधि से जाना जाने लगा। जब ये युवराज थे तभी अपने पराक्रम से कालिंजर के चंदेल राजा मदन वर्मा को परास्त किया। राजा बनने के बाद अनेकों विजय प्राप्त की। जयचंद ने सिंधु नदी पर मुसलमानों सुल्तान गौर से ऐसा घोर संग्राम किया कि रक्त के प्रवाह से नदी का नील जल एकदम ऐसा लाल हुआ मानो अमावस्या की रात्रि में उषा का अरुणोदय हो गया हो। यवनेश्वर साहबुद्दीन गौरी को जयचंद ने कई बार रण में पछाड़ा। जयचंद ने यवनों का नाश किया। उत्तर भारत में उसका विशाल राज्य था। उसने अनहिलवाड़ा के शासक सिद्धराज को हराया था। अपनी राज्य सीमा को उत्तर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के तट तक बढ़ाया था। पूर्व में बंगाल के लक्ष्मण सेन के राज्य को छूती थी। तराइन के युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली और अजमेर पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया था। यहाँ का शासन प्रबंध गौरी ने अपने मुख्य सेनापति ऐबक को सौंप दिया और स्वयं अपने देश चला गया था। तराइन के युद्ध के बाद भारत में मुसलमानों का स्थायी राज्य बना। ऐबक गौरी का प्रतिनिधि बनकर यहाँ से शासन चलाने लगा। इस युद्ध के 2 वर्ष बाद गौरी दोबारा विशाल सेना लेकर भारत को जीतने के लिए आया। इस बार उसका कन्नौज जीतने का इरादा था। कन्नौज उस समय संपन्न राज्य था। गौरी ने उत्तर भारत में अपने विजित इलाके को सुरक्षित रखने के अभिप्राय से यह आक्रमण किया। वह जानता था कि बिना शक्तिशाली कन्नौज राज्य को अधीन किए भारत में उसकी सत्ता कायम न रह सकेगी। तराइन के युद्ध के 2 वर्ष बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचंद पर चढ़ाई की। सुल्तान शहाबुद्दीन रास्ते में 50,000 सेना के साथ आ मिला। मुस्लिम आक्रमण की सूचना मिलने पर जयचंद भी अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आ गया। दोनों के बीच इटावा के पास चंदावर नामक स्थान पर मुकाबला हुआ। युद्ध में राजा जयचंद हाथी पर बैठकर सेना का संचालन करने लगा। इस युद्ध में जयचंद की पूरी सेना नहीं थी। सेनाएं विभिन्न क्षेत्रों में थी। जयचंद के पास उस समय थोड़ी सी सेना थी। दुर्भाग्य से जयचंद के एक तीर लगा, जिससे उनका प्राणांत हो गया। युद्ध में गौरी की विजय हुई। ये युद्ध विक्रम संवत 1250 को हुआ था। जयचंद पर देशद्रोही का आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि उसने पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए गौरी को भारत बुलाया और उसे सैनिक सहायता भी दी। जयचंद ने गौरी की सहायता की थी। पृथ्वीराज के प्रमुख सामंत अब नहीं रहे, यही मौका है। तब भी गौरी को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने दूत फकीरों के भेष में दिल्ली भेजे। ये लोग इन्हीं लोगों के पास गुप्त रूप से रहे थे। इन्होंने जाकर गौरी को सूचना दी। तब जाकर गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था। गौरी को भेद देने वाले नित्यानंद खत्री, प्रताप सिंह जैन, माधव भट्ट तथा धर्मान कायस्थ, जो तेवरों के कवि और अधिकारी थे। सहयोगिता हरण के समय जयचंद ने अपनी सेना को आज्ञा दी थी कि इनको घेर लिया जाए। लगातार 5 दिन तक पृथ्वीराज को दबाते रहे। पृथ्वीराज के प्रमुख सामंत युद्ध में काम आ गए थे। 5वें दिन सेना ने घेरा और कड़ा कर दिया। जयचंद आगे बढ़ा। वह देखता है कि पृथ्वीराज के पीछे घोड़े पर सहयोगिता बैठी है। उसने विचार किया कि सहयोगिता ने पृथ्वीराज का वरण किया है। अगर मैं इसे मार देता हूं तो बड़ा अनर्थ होगा, बेटी विधवा हो जाएगी। उसने सेना को घेरा तोड़ने का आदेश दिया। तब कहीं जाकर पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचा। फिर जयचंद ने अपने पुरोहित दिल्ली भेजे, जहां विधि विधान से पृथ्वीराज और सहयोगिता का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, अगर आप ऐतिहासिक कहानियों में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए वीर योद्धाओं की कहानी और लेकर आए।